वेलकम बैक। ये फिजिक्स की यात्रा ख़त्म होने वाली है कक्षा 11 में। इसके बाद 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, छोटे छोटे से हैं। और इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लेवल पे ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी हुई है। जैसे आप थर्मोडायनामिक्स लेते हैं तो क्वेश्चन कुल मिला के 3 और 3 6 7 सवाल मिलते हैं आपको इसके, जो कि 3 सवाल आपको 4 सवाल मिलते हैं केमिस्ट्री में और 3 4 सवाल मिलते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो 6 7 सवाल मिल जाते हैं थर्मोडायनामिक्स में। दोनों मिला के पढ़ लें, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन में, है ना। तो आपको इस पे 6 7 से भी 8 8 सवाल, बल्कि मेडिकल में जो है नीट की बात करूँ मैं तो आपको 7 8 सवाल मिलते हैं इसके ऊपर। तो बहुत स्कोरिंग है। और ज़रा स्लो पढ़ना होता है, आराम से पढ़ो, मौज मस्ती में नाचते गाते पढ़ो। समय निकल जाएगा फिर नहीं, भाई यही तो फ़र्क है। बुद्धिमानी इस बात पर है कि समय का सदुपयोग हो। बुद्धिमानी इस बात पर नहीं है कि समय गुजर गया बाद में जोड़ लगा रहे हैं सांप निकल गया लकीर पीटते रहो, बाद में कुछ होता नहीं है। पढ़ाई के परिणाम अगर अच्छे चाहते हैं आप, तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, योजनाएं बनाकर काम करना होगा। ये लंबे हैं मामले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं ऊष्मा इंजन। और ये बड़ी बढ़िया चीज़ है ऊष्मा इंजन। इसमें हम सारी चीज़ें बेसिक से समझेंगे, इस चीज़ को लेके चलेंगे। और हम देख रहे हैं कि हम अभी तक ऐसे ही काम चला रहे हैं। अब पाठ्य पुस्तक आ गई है मेरे हाथ में, एनसीईआरटी। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे कोर्स में दाखिला लेने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। तो मेरे कोर्स सारे एनसीईआरटी वाले ही हैं। आप पढ़ते हैं तब भी ठीक है, नहीं पढ़ते हैं वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बना लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने पढ़ाया ही वही है जो एनसीईआरटी में है, मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है। और मैंने कंपटीशन लेवल पे बाउंड्री जो है, जो परिसीमा है, बाउंड्री मतलब परिसीमा, जो बाउंड्री है वो मेरी एनसीईआरटी की होती है। क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से बनना ही है। कुछ लोग अपनी ख्यालबाजी लगाते हैं, अपने अनुभव लगाते हैं, अपने उट्टे फुट्टे लगाते रहते हैं, कुछ का कुछ पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, बड़ी बड़ी इधर उधर की किताबें ढूंढते हैं और रह जाते हैं बेचारे, बहुत रह जाते हैं। दैट इज़ नथिंग। कोई भी बच्चा जो है, अब पहले हो सकता है कोई बच्चा मान लीजिए एनसीईआरटी से पढ़ता है, तो पढ़ने वाला बच्चा है, तो आधी मेहनत में वो टॉप कर जाएगा, अच्छे लेवल पे आ जाएगा। उसका अगर वो एनसीईआरटी छोड़ दे तो टॉपर तक नहीं पहुंचेगा, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। बहुत बुद्धिमान बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी पढ़ता है सामान्य बच्चा भी, नॉर्मल बच्चा भी, जो कि नॉर्मल बच्चे होते हैं हमारे पास 80% बच्चे तो नॉर्मल ही हैं। एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो, हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा है। फिर कॉलेज मिल जाना है, एडमिशन हो जाता है। आगे गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सरकार में, यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, तुम्हारे और तमाम तरह के एग्ज़ाम होते हैं ऐसे। तो एनसीईआरटी पे चलती है सारी चीज़ें। देखो एक होती है, मतलब मैं बताऊं आपको कि ये तो अभी तो मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक होती है जीवनोपयोगी पढ़ाई, एक होती है क्या, जीवनोपयोगी पढ़ाई। एक होती है सिर्फ परीक्षा उपयोगी पढ़ाई। कैसी परीक्षा, 11वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा, परीक्षा उपयोगी पढ़ाई। एक होती है जीवनोपयोगी पढ़ाई। तो जो जीवनोपयोगी पढ़ाई होती है वह सारी होती है, उसमें परीक्षा भी उपयोगी हो जाएगी, उसमें प्रतियोगी परीक्षा भी उपयोगी हो जाएगी, जीवन भी में भी चीज़ें काम आएंगी। वो क्या है, वो पाठ्य पुस्तक है, वो एनसीईआरटी है। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि आप एनसीईआरटी का इतना क्यों पकड़ रहे हैं। पकड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। मुझे 12 साल हो गए एनसीईआरटी पढ़ाते हुए। जब से एनसीईआरटी लॉन्च हुई है 2008 में प्रॉपर आ गई थी किताब, ये भारत सरकार ने जारी कर, सबको पहुंच मिल गई थी। उससे पहले भी हमने पढ़ी है, देखी है, लेकिन 2008 से एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लागू कर दिया था इन लोगों ने। हमने पढ़ाया ही नहीं कुछ, इसी को घुमाते रहे, पढ़ा रहे हैं भी, अपना डिटेल में जा रहे हैं इसकी, बढ़िया 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 रिजल्ट आते जा रहे हैं। तो इसीलिए जीवनोपयोगी पढ़ाई पढ़ें, क्योंकि पढ़ना तो है ही ना। देखो पढ़ना तो है ही भाई। मान लीजिए आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें याद करेंगे, है ना,
फिर भी पूरे साल पढ़ना ही है आपको, फिर पूरे साल आप मेहनत करते ही हैं। मैं कहता हूँ कि पूरे साल मेहनत करते हो तो पूरा पढ़ो, पूरी पढ़ाई को लेकर चलो अपनी। प्राइवेट किताब कोई पढ़ते हो आप, पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है, पढ़ लो, बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, लेके पढ़ लो, कौन मना करता है। बट दैट इज, अपनी किताब पूरी करो पहले, 3-4 महीने 5 महीने में एनसीईआरटी का कोर्स पूरा कर लो पहले, बस तुम्हारे रास्ते खुले हैं, फिर जो चाहे पढ़ो, जितना चाहे प्रैक्टिस करो, जितना चाहे अभ्यास करो। चलिए, बोर्ड साफ हो गया, और अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ओके, ऊष्मा इंजन एनसीईआरटी में नंबर है। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज जो है इस चैप्टर के अंदर यही है, ऊष्मा इंजन। हीट इंजन, यानी वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदलता है। ठीक, चलिए, हीट इंजन एक युक्ति यानी एक डिवाइस जो ऊष्मा गतिक प्रक्रमों पर आधारित है एवं ऊष्मा को कार्य में बदलती है। बिल्कुल सटीक और छोटी सी परिभाषा कि साहब हीट इंजन क्या है। हीट इंजन एक युक्ति है साहब जो ऊष्मागतिक प्रक्रमों पर आधारित है, बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक प्रोसेस, एंड इट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। जो ऊष्मा को कार्य में बदलती है, याद रहेगा। चलिए ठीक, अब कह रहा है इसके एलिमेंट क्या है। एलिमेंट मतलब इसके तत्व क्या है, इसके अंदर की चीजें क्या है, इसके हिस्से क्या, पार्ट क्या है। ठीक, अब वो लिख देते हैं। ठीक, एक है कार्यकारी पदार्थ। पहली चीज होती है कार्यकारी पदार्थ। ठीक, मतलब वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। पदार्थ जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है, पहली चीज है ये। ठीक, अब आजकल क्या है, ये इसमें क्या क्या हो सकता है इंजन में चीज़ें जो ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब इसमें ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, कि वो इसका हिस्सा नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए ना। ठीक, क्या होता है उसमें, कहते हैं सब पेट्रोल है, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है ना, और जो भी ये सब चीज़ें हैं, है ना, जो क्रियाकारी मतलब कार्यकारी पदार्थ हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ठीक, कह रहा पिस्टन है साहब जो चलती है, पिस्टन। दूसरी चीज़ क्या है, वो है पिस्टन। ठीक, इसके बाद क्रियाकारी पदार्थ और पिस्टन। कह रहा तीसरी चीज़ क्या है, कह रहा सिलेंडर है जिसमें ये सब होता है। तो मेन चीज बस यही तीन चीजें हैं। क्रियाकारी पदार्थ में वो पदार्थ है जलता है, पिस्टन है जो चलती है उसके हिसाब से, एक सिलेंडर है जिसमें ये प्रक्रिया होती है। अब कार्य को आप कैसे लेते हैं इस चीज में, पिस्टन चलेगी तो उसमें दबाव से गैस में आग लगेगी, दाब बढ़ेगा, तो
पिस्टन चलेगा, तो उससे कार्य आपको मिल जाएगा। तो ये मेन चीज़ें ये होती हैं। ठीक, अब इसके बाद अब यहाँ पर जो होता है प्रक्रम कैसा है, तो दैट इज़ वो एक चक्रीय प्रक्रम है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ पाठ्य पुस्तक क्या कहती है। 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और अब पाठ्य पुस्तक की थ्योरी तैयार करेंगे। एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और इसको एनसीईआरटी टेक्स्ट यानी जो लिखा है वो क्या है, ठीक, बस उसी पे फोकस रखना है, इधर उधर से कहानी नहीं बनानी है। इसमें एक कार्यकारी पदार्थ होता है, किसी गैसोलीन डीजल इंजन में ईंधन वाष्प तथा वायु का मिश्रण, अथवा किसी भाप इंजन में भाप, ठीक, यानी पेट्रोल डीजल जो भी है वह एक पदार्थ होता है जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। दूसरी बात, कार्यकारी पदार्थ एक चक्र से गुजरता है। कार्यकारी पदार्थ एक चक्र से गुजरता है जिसमें कई प्रक्रम होते हैं, यानी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, कई प्रक्रम होते हैं। प्रक्रमों लिखा है देखो मैंने, ठीक। एक प्रक्रम में यह पदार्थ किसी उच्च ताप पर होता है और दूसरे में ये कम ताप पर भी होता है। जब आग लगती है, तापमान बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तो पिस्टन पे दाब पड़ता है, वो भागती है पिस्टन सिलेंडर के अंदर। मोटरसाइकिलों में, खुली हुई मोटरसाइकिलों तो मैंने बहुत देखी होंगी जिसमें पिस्टन चलता हुआ देखा होगा, ये सामान्य सी बात है। कैसे होता है वो एक अलग बात है, उस पर विचार करेंगे, कौन सा इंजन पढ़ना है वो देखेंगे। अभी आराम से समझ लें पहले कि इंजन में क्या है। पहले चक्र में ज़्यादा हीट निकलेगी, ताप बढ़ेगा, दाब। दूसरे में क्या होगा, हीट अवशोषित भी होगी और वो वापस भी जाएगी, पिस्टन एक चक्रीय प्रक्रम के तहत होगा। अब चक्र में पूरा का पूरा जो कार्य है चक्रीय प्रक्रम में, वह कार्य यांत्रिक कार्य है, ऊष्मा के परिवर्तन से वह बना हुआ है। तो फिर जो बनेगा मटेरियल के अंदर, जो मेन डायग्राम इन्होंने बता दिया वो ये बताया, देखो ऐसे इसको समझना होता है, ऐसे। ये मान लीजिए कोई चक्रीय प्रक्रम है, गैस का ये चक्रीय प्रक्रम है। यहाँ पर इसमें हीट इसी में आई, कोई हिस्सा हीट का यहाँ आया Q1, और यहाँ से ये हीट तुमने निकाल दी Q2। ये है कोई और तापमान जिस पे हीट निकल रही है, जैसे मतलब मोटरसाइकिल के साइलेंसर में से या गाड़ी के साइलेंसर में से हीट निकलती है बाहर, वो तापमान ये वाला हो गया, Q2 हो गया। ऊष्मा, ठंडा ऊष्मा भंडार, इसे क्या कह रहे हैं, ठंडा ऊष्मा भंडार। अभी ठंडा ऊष्मा भंडार क्या है, तापमान है T2, पर्यावरण हो सकता है भाई। गैस के सिलेंडर में तो अंदर तापमान है 600-700 डिग्री के आसपास, और बाहर कितना है, जब धुआं निकल रहा है तो वही 40-50 के आसपास होता है। तो ठंडा ऊष्मा भंडार हो गया, कम तापमान ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ गर्म ऊष्मा भंडार, जहाँ आग लगती है सिलेंडर के अंदर, ठीक, ये हो गया गर्म ऊष्मा भंडार, ये तापमान हो गया T1, ठीक। अब यहाँ पर कार्य तुम्हें मिलेगा, अब तुम कार्य जो यहाँ से निकालोगे ये हो गया W, ये है यांत्रिक कार्य, ठीक। अब अगर मोटा मोटा देखें तो क्या है, Q1, ठीक, ये हो गया कार्य प्लस Q2, ये हो गया। क्योंकि यहाँ से जो ऊष्मा जाएगी, ठीक, वह 2 भागों में बटेगी, एक वो कार्य कर देगी, एक वो बाहर आ जाएगी साइलेंसर से, तापमान पे 2 काम आ जाएंगे। तो हमारे काम जो आई वो ये आया, कार्य, ठीक। अब कार्य जिसके बदले में हमारी मोटरसाइकिल चली, हमारी गाड़ी चली, हमने काम लिया और पेट्रोल फूका, हमारा खर्चा हुआ हमारा, इस हिसाब से Q1 पैदा हुई है उससे हीट। तो इससे क्या कह रहे हैं, दक्षता क्या है, ठीक। अब यहाँ लिख दूँ अगर दक्षता, ठीक, ऊष्मा इंजन की दक्षता, तो क्या हो जाएगी दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता। दक्षता समझ रहे हैं, अभी मैंने बताया था एफिशिएंसी पर बात की थी हमने,
ये हो जाएगी कार्य बटे Q1। बस कितना कार्य बाहर मिला ये है, और जो अधिक तापमान पर ऊष्मा दी गई है वो खर्चा है हमारा, क्योंकि ये हमारे काम थोड़ी आई, ये हमारे क्या काम आई, गई है तो खराब, धुआं हो गया ये तो हमने खर्चा तो यहाँ कर दिया, काम हमारे यहाँ आया। ठीक, अब दूसरे पदों में लिखना चाहें तो Q1 माइनस Q2 बटे Q1, ये भी हो सकता है। कार्य कितना बनेगा, W कितना बनेगा, Q2 को इधर ले आओ, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। भाई इसको ऐसे लिख लो, इसमें क्या है खराबी है, इसमें कौन से हमारे खर्चे होने हैं, ये लो यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इसको और थोड़ा चेंज करना चाह रहे हो, बटे अटे में लगाना चाह रहे हो इसको, तो लगा लेते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो लो थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये भी ठीक है ऐसे। ठीक, अब ऊष्मा की मात्रा तापमान के समानुपाती होती है, तो सबको पता है ऊष्मा जो है तापमान के समानुपाती होती है। उसमें मोलर गति मतलब मोलर हीट कैपेसिटी लगी होती है, मोलर ऊष्माधारिता लगी होती है, जो भी। तो इनकी जगहों पे क्या लिख सकते हैं, तापमान भी 1 माइनस T2 बटे T1, ये भी लिख सकते हैं लोग ऐसे। तो कुल मिला के ऊष्मा इंजन की दक्षता, ठीक, कैसे परिभाषित हो गई ऊष्मा इंजन की दक्षता, यहां लिख देते हैं ठीक से। देखो ये आ गई, एक आ गई W बटे Q1, दूसरी आ गई 1 माइनस Q2 बटे Q1, एक और आ गई 1 माइनस T2 बटे T1। ये सब जो है दक्षता है। ठीक, और प्रतिशत में बनाना चाहते हो, कहते हैं परसेंट भी बनाएंगे, तो परसेंट में बनाना है तो क्या 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा। ठीक, यानी यहाँ बनाना है तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 और गुणा 100, और यहाँ तापमान पे लाना है T2 बाई T1 गुणा 100, ये लो। बात समझ में आ रही इंजन के बारे में। अब प्रशीतक, अगली चीज़ है प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, ठंडा करने वाला, उसकी बात भी करेंगे। ठीक, अभी छोटा सा इस पर मैं उदाहरण लेकर के आपको इसके न्यूमेरिकली ये चीज़ कैसे फिट होती है इसमें, उस बात पर फोकस करते हैं, उसको उदाहरण बनाते हैं थोड़े थोड़े 2-3, क्योंकि कंपटीशन के लेवल पर या 11वीं के लेवल पर या हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, समझ लिया क्या कुछ कैसे हुआ। ठीक, अब इस पे मैं न्यूमेरिकल बनाऊंगा, ठीक है, और आपको ये फंडा क्लियर कराएंगे, है ना। तो अभी मैं इस बोर्ड को काला कर दूं तुम्हारे लिए, क्योंकि होता क्या है कि वो फिर कैमरे में आता है सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है ये। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं अच्छी वीडियो क्वालिटी दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक, मेरा कमिटमेंट होता है बच्चों से कि मेरी वीडियो अच्छी मिलेगी, आपको साफ दिखेगा आपको अच्छा। ठीक, और वीडियो एजुकेशनल फ्रेंडली होगा, यानी शिक्षा मित्र टाइप का। मोबाइल पे चलेगा, स्क्रीन सही दिखेगी, शब्दों के आकार सही होंगे, चित्र सही होंगे, दैट इज कि पढ़ाते आ रहे हैं तो क्या किस तरीके से अरेंज करेंगे, दैट इज क्लासरूम की फीलिंग होगी, भाई क्लासरूम में बैठे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। चलिए
तो ये जो है, अब हम इंजन पर सवाल बनाएंगे दक्षताओं के हिसाब से। बिल्कुल सिंपल सा सवाल लिखूंगा, इतना सिंपल सवाल लिखूंगा कि तुम लोग जो है हैरत में आ जाओगे कि सवाल सर इतना सिंपल सा भी हो सकता है क्या। चलिए लिखिए। एक इंजन तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं 227 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है। इसकी दक्षता एवं प्रतिशत दक्षता ज्ञात कीजिए। बस कोई इंजन तापमान है 2, तो सामान्य सोच क्या कहते हैं? सामान्य सोच ये कहते हैं यार अधिक तापमान कहाँ है, तो अधिक तापमान ये रहा। इसको क्या कह रहे हैं सूत्र में? T1 कह रहे हैं। 227 और इसमें जोड़ लें 273, तो ये बन गया केल्विन, क्योंकि लगना है केल्विन में। ठीक है, तो कितना हो गया ये? अब ये हो गया 7 और 3 10, 7 और 2 और 1 10, 4 और 1 5, ये लो। अब कम से कम तापमान यही है, 273, तो ये हो गया तुम्हारा 300 केल्विन। सामान्यतः हम 273 जोड़ते हैं, तो जो संख्या 273 है, ये मैंने बताया, ये 273.15 हो जाता है, ऐसे होता है। पर जो है दशमलव के बाद 1.5 क्या है यार, छोटी मोटी चीज़ें, उत्तर आ जाना है। ठीक है, ये आ गया। अब दक्षता 1 माइनस T2 बटे T1, कितना T2 है? 300, T1 कितना है? 500, तो कितना हो गया? 200 बटे 500, घटा लो, 500 को लघुत्तम ले लो, हो गया। अब ये 0 हटा लो, तो ये हो गया 0.4। ये है दक्षता। तो दैट इज द एफिशिएंसी, परसेंट एफिशिएंसी, यानी प्रतिशत दक्षता कितनी हो गई बताओ? 0.4, 100, तो कितना परसेंट है? ये है 40%। इसका मतलब यह है कि जितना खर्चा हम कर रहे हैं उसका 40% हमको फ़ायदा है। 40% के बदले में हम काम ले रहे हैं इंजन से, 40% काम आ रहा है, तो कितना ख़राब हो रहा है, वेस्ट कितना है? 60%, 60% वेस्ट है, नुकसान है। ठीक, चलिए पहला सवाल हुआ। चलिए अब आगे। इसी में यदि इंजन द्वारा किया गया कार्य 10 की पावर 5 जूल है, तो अधिकतम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा
कितनी है। ये भी सवाल इसके बाद है, क्यों इसी में है सेम। ठीक, तो क्या करते हैं अपन, तापमान है हमारे पास, हमने पहले इन तापमानों से क्या निकाल दी थी, दक्षता। कितनी दक्षता आई थी हमारी, वो आई थी 0.4, और ये होती क्या है, कार्य बटे अधिकतम उत्पन्न ऊष्मा। बड़ा सस्ता है, कुछ भी नहीं करना। ये कहाँ से निकलेगी, तापमानों से निकलेगी, निकल गई थी ये पहले ही, पहले ही निकला, अभी तो निकाल था भाई। देखो ये लिखा पड़ा, देखो मिटाया भी नहीं मैंने अब तक, 0। अच्छा कितना, Q1 कितना आ गया, कार्य बटे 0.4। दशमलव हटा सकते हो, हटा लेना बाद में, कोई बड़ी चीज़ नहीं। कार्य ये रहा, ये लगा दो, 10 की पावर 5 और ये 10/4। ठीक, अब हो गया, देखो ये 2.5। 10/4 क्या होता है, 2.5 ये भी दिख रहा है यार, 1/0.4 है, 2.5 होना, तो 2.5 10 की पावर 5 जूल। ये हो गया अधिकतम ऊष्मा की मात्रा। ठीक, बाकी चीज़ें निकल जाएंगी, Q1 Q2 जो भी निकालना चाहो निकल जाएगा भाई। Q1 निकल गया तो वेस्ट ऊष्मा, यानी जो बर्बाद हो गई वह ऊष्मा, नुकसान जिसका हुआ, क्षय ऊष्मा, क्षय ऊष्मा की मात्रा। अब अगला सवाल क्या खड़ा कर दूं इसमें, क्षयित ऊष्मा, यानी Q2 कितनी होगी, Q2 बताओ कितनी ऊष्मा मिली, ये रही। कितना कार्य हुआ, ये रहा, तो आ गया 2.5, ये कुल ऊष्मा थी, कार्य मिला 10 की पावर 5, उत्तर आ गया 1.5 10 की पावर 5 जूल। ये वो है, वह ऊष्मा है जो बेकार हो गई, बर्बाद हो गई है, जो बाहर आ गई, निकल गई, जो काम नहीं आई हमारे, ये वो हो गई Q2। सब कुछ ओके, सवाल सब कुछ डन कर गया, सारी चीज़ें आ गई इसमें, डन हो गया, फिनिश। ठीक, फंडामेंटल क्लियर हो गया है, ओके। अब आता है थोड़ा सा इंजन गैस व्यवहार। इंजन का जो गैसीय व्यवहार होता है, इंजन में जो चलता है, वो थोड़ा सा हमें समझ लेना है, क्योंकि ये चीज़ हमारी एक बार पकड़ में आनी चाहिए कि मान लीजिए हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, हवाई जहाज़ भी हम चलाते हैं। ठीक, तो इंजन क्या है, इंजन काम कैसे करता है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि इंजन का सिलेंडर बना देता हूँ, एक पहला, ठीक, और दूसरा, और ये तीसरा। ठीक, और अगर हम चाहे तो इनको ज़्यादा भी बना सकते हैं, दैट इज़ कि मैं 4 बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं बनाता हूँ 4, तो 4 पदों में भी दिखा सकता हूँ, तो 4 बना दिए मैंने, लो। ठीक, अब यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं ऊपर से, ये देखो, ये पिस्टन के 4 चित्र हैं। ठीक, अब सबसे पहले चित्र में यहाँ एक वॉल लगा देते हैं, पेट्रोल डालेंगे, यहाँ से पेट्रोल के साथ हवा मिला के डालेंगे ताकि आग लगे। बिना हवा के पेट्रोल जलेगा नहीं, ऑक्सीजन चाहिए जलाने के लिए। हाँ, तुमने बताया केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कंबशन रिएक्शन।
कंबशन रिएक्शन, है ना। चलिए ये वॉल लगा देते हैं। इस वॉल में हम ईंधन डालेंगे, यानी पेट्रोल वेट्रोल डालेंगे कुछ इसमें। ये देखो ये वॉल लगा दिया। ये वॉल कुछ ऐसे होते हैं कि ऑटोमेटिकली खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, टप 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 टप। ठीक, अब यहाँ पहले केस में मुझे आग लगानी है, तो यहाँ इसमें एक स्पार्क प्लग भी होता है। ये स्पार्क प्लग होता है सब है। जब जब समय आता है ये आग की चिंगारी छोड़ता है। मोटरसाइकिल में देखा होगा एक स्पार्क प्लग होता है, सभी में होता है जनरली। ठीक, डीजल इंजन में ये ऑटो भी होता है। डीजल इंजन में उस तापमान पर आग अपने आप भी लग जाती है। तो दैट इज की वो जलाने का एक जुगाड़ है। अब सबसे पहले हम करते हैं कि साहब पिस्टन अधिकतम यहाँ पर हो सकता है। ये जो है ये पिस्टन है ऐसे, और इस पिस्टन से पहिया जुड़ा है साहब नीचे। ये पिस्टन कहाँ जुड़ा है? ये जुड़ा है साहब पहिए पे। ये पहिया है जो घूमता है पिस्टन से। ये व्हील है, ये व्हील जो है पिस्टन से घूमता है ऐसे, और ये कहीं पिस्टन पहिए पर ऐसे एक्सल्ड है। ठीक, पिस्टन नीचे आएगा, पहिया घूमेगा ऐसे। ठीक, अब ये जो है कम से कम दूरी पर लेते हैं इसको, क्योंकि इसकी लंबाई वही रहेगी। ये पूरा तुमको अच्छे से मेरे को फोटो बना के दिखाना है, ताकि तुम डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनोगे, बढ़िया करोगे। ये आ गया, ऐसी स्थिति में है। ये जो व्हील है ये घूमेगा। अगर ये पिस्टन चलेगी नीचे तो व्हील घूमेगा। मतलब पिस्टन नीचे चल रही है तो व्हील इस तरफ को यूँ घूमेगा या इस तरफ को घूमेगा, दैट इज नॉट मैटर। वो कैसे घूमता है वो तो रोटेशन है उसका। अब मान लीजिए इधर को चलेगी, ऐसे घूमेगा, इससे कोई ए लो, मैं ऐसे इसको घुमाऊंगा। अभी नहीं, अभी तो इसमें आग लगाऊंगा मैं। ये पहली चीज़ है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे गैस होती है ऐसे, और इसमें आग लगती है, आग, इसमें आग भी तो लगानी मैंने। ये देखो ये रे, इसमें गैस आती है। ठीक, तो पिस्टन का ताप और दाब एकदम से बढ़ता है, बम बम ब्लास्ट। और यहाँ पर जो तापमान है, अगर हम यहाँ के तापमान की बात करें, यहाँ पर जो तापमान है वह रहता है लगभग जब आग लगती है, उसे लिख देता हूँ मैं, वो रहता है लगभग, मैं लिख देता हूँ इसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान चला जाता है। लगभग 1000, 600, 700, 800, 900, कुछ भी, 700, 800 एवरेज मान सकते हैं। मैंने मैक्सिमम लिख दिया है, 1000 तक जा सकता है। 600, 700 पे तो जाता ही है नॉर्मल मोटरसाइकिल में। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कारियाँ उनमें 1000 तक भी जाता है। दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो ये पिस्टन नीचे की तरफ भागेगा ऐसे, यूँ। ठीक, तो ये यहाँ से पहिया घूमेगा। ये पहिया जो है यहाँ से घूमेगा। नहीं, यहाँ वाला जो पहिया अगर हम बना रहे हैं, यहाँ वाला पहिया ऐसे बनाते, देखो इसके नीचे यहाँ वाला पहिया बना देंगे, दैट इज नॉट कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे बना देंगे, इससे कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। तो पिस्टन पहिए को यहाँ तक जो है ये पिस्टन ऐसे चल सकता है, घुमा सकता है, ऐसे पहिए पे है ये लगा हुआ, तो यहाँ आता है ये। तो पहिए का रोटेशन मेंटेन है। पिस्टन भी यहाँ पे जुड़ा होता है, लटका हुआ टाइप होता है, घूम सकता है। ठीक, तो ये आ गया इसे, तो पहिए में रोटेशन आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर दाब की वजह से पिस्टन नीचे को भागा तो पहिया घूमना शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि साहब ताप में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। ताप में परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये जो ईंधन था, इसमें जो पेट्रोल था, इसमें जो डीजल था, वो जल रहा है अभी। तो एकदम हो जाएगा ये काम, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ तक जब झटका देगी पिस्टन इस व्हील को, तो ज़्यादा ताप उसमें गिरेगा नहीं, तापमान में कोई गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि आग अभी जल रही है, ईंधन अभी जल ही रहा है। अब यहाँ से और नीचे जाएंगे तो अब तापमान गिरेगा, क्योंकि पहिए पर रोटेशन आ गया है, ज़्यादा बढ़ेगा आयतन गैस का। तो अगर अब ये पिस्टन सबसे नीचे की स्थिति में आ जाएगा। ठीक, और जो गैस है वो जल चुकी है, और इसमें यहाँ धुआं जमा हो जाएगा, धुआं, क्योंकि अब तो गैस तो जल गई भाई। अब इसके नीचे ये पहिया का रोटेशन जो है सबसे नीचे की स्थिति में आ जाएगा। ये पहिए का रोटेशन सबसे नीचे आ जाएगा,
ये कुछ ऐसी स्थिति में आ जाएगा, ऐसे यहाँ तक, ऐसे। और पहिए का रोटेशन तेज हो जाएगा, चाल पहिए में रोटेशन आ जाएगा, पहिए में एकदम से जो है। उसके बाद इस पहिए में चूंकि एक घूर्णन गति ऊर्जा आ जाएगी, रोटेशन पैदा हो जाएगा, ठीक। और ये पिस्टन यहाँ सबसे नीचे आ जाएगा और ये धुआं हो जाएगा। कह रहा साहब धुआं निकालने वाली वॉल खुलेगी, धूं, ये निकल गया धुआं। कहता धुआं जो निकलेगा ये कम तापमान पर निकलेगा, कम वाला तापमान है, और यहाँ आग जो लगेगी वह अधिक तापमान पे लगेगी, अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान पैदा होगा जब आग लगेगी, ठीक। यहाँ यहाँ दोनों जगह अधिकतम तापमान, ठीक। अब धुआं निकलेगा, अब ये पिस्टन ऊपर को चलेगी, धुआं निकलेगा, तो धीरे धीरे ये पिस्टन पुरानी स्थिति में आ जाएगी, फिर से पेट्रोल आएगा, फिर आग लगेगी, फिर बार बार ये होता रहेगा, ठीक। अब ये जो है कितनी बार होगा, दैट इज ये बात फिर आपको सोचनी पड़ेगी। अब ये फिर यहाँ जाएगी पिस्टन, ऐसे इस स्थिति में आ जाएगी, बिल्कुल। अब फिर इसमें हवा और पेट्रोल भरेगा, फिर दबेगा, फिर दबेगा, फिर चलेगा, तो कुल मिला के वापस फिर यहीं आ जाएगा मामला। यानी इस स्टेप के बाद फिर यहीं आ जाएगा मामला। तो 1 2 3 4 प्रक्रम हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से अब ये जो व्हील है जिससे पिस्टन जुड़ी है, यही व्हील जो है आपके गियर बॉक्स से जुड़ा होगा, गियर बॉक्स जिसमें गियर होते हैं, और एक चेन के थ्रू या किसी भी तरीके से ये पहियों से जुड़ा होगा, गाड़ी के पहिए घूम, फिर ये गियर लगाओ भगाओ। तो ये जो मेन व्हील जो है, मेन व्हील, यही वो मेन व्हील है जिसकी घूर्णन गति ऊर्जा प्राप्त हो रही है इस व्हील को, वह इस गैस से ही, इसके दाब से ही हो रही है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा मैंने आपको समझाया ताकि आप किसी भी मोटरसाइकिल में, कार में, किसी भी इंजन में जो हो रहा है आप उसको थोड़ा सा समझ सकें। और आगे फिर हमें इसे पढ़ना भी है, इसकी जानकारी भी है। एक सूत्र है हमारे पास, कार्नो इंजन है जो आता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो भी हम लगाएंगे इस पर, ठीक है। तो डन हो गया, फाइनल हो गया।